नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीएड कर रहे हैं और आपका पेपर पैडागोजी सेकेंड के अंतर्गत बायोलॉजिकल साइंस लिए हैं। दोस्तों, अगर बायोलॉजिकल साइंस लिए हैं तो आज का टॉपिक ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत आपका ग्रेजुएशन लेवल पर आप लोगों ने जो भी पढ़ाई किया है उसके विपरीत, उससे कुछ अलग आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर या बीएड के अंतर्गत बायोलॉजिकल साइंस में आपको पढ़ना होगा। तो आपका टॉपिक क्या होगा, सिलेबस आपका क्या होगा, सिलेबस के अंतर्गत अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप ये समझिए कि मेन जो आपका फोकस है वो आपका बाधित होगा। दोस्तों, आप नंबर भी गेन अधिक और अच्छे नंबर नहीं ला सकते, क्योंकि ये बायोलॉजिकल साइंस जो आप लोग पढ़े होंगे ग्रेजुएशन लेवल पर वो कुछ बिल्कुल अलग रहता है और इसमें शिक्षण संबंधित होता है। शिक्षण संबंधित तकनीकियाँ, शिक्षण संबंधित टीएलएम आदि बहुत सारे इस तरीके के टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि बायोलॉजिकल साइंस आप अगर पढ़ रहे हैं तो उसका महत्व क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, आपको क्यों बायोलॉजिकल साइंस पढ़वाया जा रहा है ग्रेजुएशन में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैविक विज्ञान के शिक्षण और नेतृत्व के क्षेत्र में विकास के बारे में जागरूकता विकसित करना, भारतीय स्कूल स्थितियों के विशिष्ट संदर्भों में निम्न माध्यमिक स्तर पर जैविक विज्ञान से संबंधित भावी शिक्षकों में दक्षताओं का विकास करना, यानी आप में जो भावी शिक्षक आप लोग हैं उसमें जैविक विज्ञान के दक्षता का विकास करना है। इसके अलावा विज्ञान के विशिष्ट शैक्षिक पहलुओं में भावी शिक्षकों का उन्मुख करना और प्रौद्योगिकी शिक्षा जैसे जैविक विज्ञान सामान्य अवधारणा, जैविक विज्ञान के उद्देश्य और उद्देश्य निम्न माध्यमिक स्तर पर बायोलॉजिकल साइंस में सामग्री का शैक्षणिक विश्लेषण, सामग्री का लेन देन, शिक्षण के तरीके, मूल्यांकन आदि संभावित शिक्षकों को और प्रभावी शिक्षकों के तत्व प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है। भारतीय स्कूल की परिस्थितियों में एक जैविक विज्ञान शिक्षक के रूप में आवश्यक भूमिका है। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं कि आपको यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आपको क्या क्या बीएड के अंतर्गत पढ़ना है। तो यहाँ देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है। तो स्कूल पाठ्यक्रम में जैविक विज्ञान का महत्व, यानी जो आपका जैविक विज्ञान है, बायोलॉजिकल साइंस है, उसका स्कूली पाठ्यक्रम में क्या महत्व है उसके बारे में आपको लिख देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप लोग देखेंगे कि पाठ्यक्रम में तो आप लोग फर्स्ट और सेकंड जो पेपर पढ़े हैं उसमें पाठ्यक्रम के रूप में पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यचर्या क्या होता है, इसमें आप लोगों ने विस्तृत अध्ययन कर लिया है। तो स्कूल में पाठ्यक्रम का क्या महत्व होता है और उस पाठ्यक्रम में जो आपका जैविक विज्ञान है, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंस है, उसका स्कूल पाठ्यक्रम में क्या महत्व है, इस पर आपको विस्तृत रूप से जानना है। ठीक है, इसके सारे पॉइंट आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि सामान्य उद्देश्य और जैविक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, यानी सामान्य उद्देश्य और जैविक विज्ञान, ठीक है, जैविक विज्ञान और सामान्य उद्देश्य में शिक्षक के क्या उद्देश्य हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा ब्लूम की शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकरण, ब्लूम महोदय को अगर देखा जाए तो हर एक टॉपिक में ये मिल रहे हैं। तो आप तो अगर ब्लूम महोदय के बारे में अगर जानकारी पहले सब्जेक्ट और सेकेंड सेमेस्टर में देखें तो आपको ब्लूम महोदय से संबंधित क्वेश्चन मिले ही होंगे, लेकिन हर एक सब्जेक्ट में हम देख रहे हैं कि ब्लूम की शैक्षिक उद्देश्य के बारे में पूछा गया, तो इसके बारे में आप लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि व्यवहार निर्धारण में जैविक विज्ञान के विशिष्ट उद्देश्यों का निरूपण कीजिए। तो जो व्यवहार निर्धारण है, आपका व्यवहारिक बिहेवियर मैनेजमेंट है, बिहेवियर है, उसमें जैविक विज्ञान का, बायोलॉजिकल साइंस का क्या उद्देश्य है इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इस पॉइंट के अलावा एक्स्ट्रा आप इधर उधर अगर नहीं पढ़ते हैं तो आप अच्छा करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए सेकेंड यूनिट हो जाता है। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है आधुनिक जैविक विज्ञान की प्रकृति एवं समुदायों पर प्रभाव। दोस्तों, जो आधुनिक युग चल रहा है, इस समय का जो युग चल रहा है, इसमें बायोलॉजिकल साइंस, जो बायोलॉजिकल साइंस है उसकी प्रकृति क्या है, उसका समुदाय पर प्रभाव क्या है आदि टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको भौतिक विज्ञान में पथ प्रदर्शन करने वाली खोजें तथा उल्लेखनीय विकास, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। भौतिक नहीं या जैविक होना चाहिए, ये गलत हो गया है, क्योंकि हम लोग जैविक विज्ञान पढ़ रहे हैं, ये बायोलॉजिकल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल साइंस में पथ प्रदर्शन करने वाली खोजें और उल्लेखनीय विकास आपको पढ़ना है। इसके अलावा प्रमुख वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक,
ह्यूगो डेविस, ग्रेगर जॉन मंडल और रॉबर्ट कोच, इनके बारे में भी आपको देख लेना होगा। जैसे आप लोग भौतिक विज्ञान में देखे थे, ठीक है, भौतिक विज्ञान में आप लोगों ने देखा है इन जो मुख्य वैज्ञानिक थे उनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जैविक विज्ञान के क्षेत्र में पेशे या रोजगार, तो उसमें हम लोग देखे थे कि भौतिक विज्ञान जो आपका था, फिजिकल साइंस था, उसमें रोजगार के स्रोत कौन कौन थे। उसी तरीके से जैविक विज्ञान में भी आपको रोजगार के कौन कौन स्रोत हैं इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना होगा सेकेंड यूनिट के अंतर्गत। अब थ्री जो यूनिट नंबर आपका 3 होता है, 3 में आपको क्या पढ़ना है, तो 3 में आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी जो मटेरियल होता है निर्देशात्मक सामग्री का विकास, अनुदेशात्मक सामग्री, शिक्षण सामग्री यानी TLM। तो शिक्षण सामग्री क्या होता है, चूंकि हर एक कोई भी टॉपिक कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है तो बगैर TLM का वो अधूरा रहता है। तो अगर देखा जाए तो एजुकेशन के क्षेत्र में TLM का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो ये TLM का लेन देन यानी क्रय करना, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज आपको TLM का क्रय करना है। उसके बाद यूनिट योजना, पाठ योजना और शिक्षण सहायक सामग्री को तैयार करना, इन टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद देखेंगे कि एक्विरम, यहाँ पर एक सेकेंड, आप लोग यहाँ देखेंगे कि एक टॉपिक इसमें और है कि एक्वेरियम विवेरियम का विकास। तो एक्वेरियम और विवेरियम होता क्या है, इस पर आप लोग विस्तृत रूप से देख लेंगे। वैसे इस पर हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि जैसे आप लोग देखे होंगे मछली जो 100 पीस में रखे रहते हैं किसी मॉल में, किसी लॉज में, इसमें मॉल में देखे होंगे, किसी अच्छे दुकान में देखे होंगे आप लोग कि एक्वेरियम रखा होता है। कोई अच्छा घर भी होता है, हम लोग देखते हैं कि उसमें मछलियाँ तैरती रहती हैं। तो वही एक्वेरियम, उसमें एक गैस होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में आप लोग देख लेंगे। विवेरियम का मतलब उसका बर्तन होता है, जिस बर्तन में वो रखा रहता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप बीएड कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, कोई भी सेमेस्टर हो, क्योंकि अगर बीएड कर रहे हैं तो बीएड ही कर रहे हैं, आपको बीएड के बाद सीटेट की तैयारी करनी ही करनी है, ठीक है। तो इस चैनल पर आपको बीएड के साथ साथ बीएड के हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का आपको इस चैनल पर नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपको ये नोटिफिकेशन आते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम का हो गया या किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन आते हैं, तो इस चैनल पर आपको सबसे पहले उपलब्ध करा दी जाती है। तो आप पुराने हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दें, और नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपकी जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके बीएड के समकक्ष या सीटेट के अनुसार, ठीक है। अब देखिए एक्वेरियम और विवेरियम होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहीं आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर एक्वेरियम का मतलब होता है फिल्टर, मीठे पानी और समुद्री एक्वेरियम दोनों के महत्वपूर्ण घटक हैं, ठीक है। यहाँ एक्वेरियम फिल्टर एक्वेरियम में भौतिक और घुलनशील रासायनिक अवशिष्ट पदार्थों को हटाते हैं, रख रखाव को आसान बनाते हैं। इसके अलावा एक्वेरियम फिल्टर जीवन का समर्थन करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि अधिकांश मछलियों के प्राकृतिक वातावरण की तुलना में एक्वेरियम पानी की अपेक्षाकृत छोटी बंद मात्रा होती है, ठीक है। तो वही जो मछली रखने के लिए इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको एक बार और आप अपने तरीके से अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे विवेरियम का मतलब वही पॉट हो गया, जो बर्तन मछली जिसको रखते हैं। देखिए एक मछली पालने का बाड़ा, ठीक है। विवेरियम का मतलब एक मछली पालने का बाड़ा, यानी लैटिन शाब्दिक रूप में अगर कहेंगे तो जीवन की जगह के लिए बहुवचन में अगर विवेरियम का विवेरिया या विवेरियम, ठीक है। एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर जानवरों या पौधों को अवलोकन या अनुसंधान के लिए रखने और बढ़ाने के लिए संलग्न है। अक्सर किसी विशेष प्रजाति के लिए पारिस्थितिकी तंत्र के एक हिस्से को पर्यावरण की स्थिति से नियंत्रण के साथ छोटे पैमाने पर सिमुलेटेड किया गया। जैसे मान लीजिए कि मछली क्या रहती है, समुद्र में, पोखरा, तालाब में रहती है, लेकिन उस पर अध्ययन करने के लिए, उसको देखने के लिए हम लोग छोटे बर्तन का उपयोग करते हैं, जिसमें कि उसकी पूरी क्रिया प्रतिक्रिया को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखें ना, शीशा में रहता है, बाहर से आप लोग देखते रहते हैं किस तरीके से चल रही है मछली, क्या क्या खा रही है, कब सांस ले, इस तरीके से जो भी हमें दिखाई देने वाली चीज़ है उसको हम लोग देख लेते हैं। अब क्या करना है, यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत स्वनिर्माण सामग्री का विकास, रेखीय कार्यक्रम, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना होगा। यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपको शिक्षण विधिया
के बारे में पढ़ना है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि पढ़ना है, परियोजना विधि पढ़ना है, समस्या निवारण विधि पढ़ना है, प्रयोगात्मक विधि, यानी जितने सारे शिक्षण विधियाँ हैं उसको आपको पढ़ लेना होगा। यहाँ सूक्ष्म शिक्षण कौशल के अंतर्गत हम लोग देखें तो ये 36 मिनट का प्लान होता है सूक्ष्म शिक्षण कौशल। इसमें 3 उपागम होते हैं, ठीक है, इसमें 3 उपागम होते हैं जिसको कि नेक्स्ट वीडियो में सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित जो है उसमें हम लोग जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। लेकिन 6 पार्ट कौन कौन होते हैं इसमें? पहला होता है शिक्षण, 6 मिनट के लिए दिया जाता है। प्रतिपुष्टि, यानी जो आप शिक्षण देते हैं वो प्रतिपुष्टि के रूप में 6 मिनट का टाइम होता है। पुनः पाठ्यक्रम निर्माण, यानी अगर बच्चे उत्तर नहीं दे पाते हैं तो फिर से आप पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, इसमें 12 मिनट का टाइम दिया जाता है। पुनः पाठ्य योजना, यानी पुनः जब पाठ्यक्रम का निर्माण कर लेते हैं तो पुनः पाठ्य योजना बच्चों को पढ़ाते हैं, वो 6 मिनट का होता है। पुनः प्रतिपुष्टि, यानी फिर से मूल्यांकन करते हैं, ये 6 मिनट का। ये सब मिला करके आपका 36 मिनट इसमें क्लियर हो जाते हैं। अब देखेंगे कि नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि पाठ को प्रस्तुत करने का कौशल, यानी जो पाठ का करना है उसका कौशल, प्रश्न करने का कौशल, उसके बाद चित्रण करने का कौशल, ठीक है। ये सब सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे उद्दीपन भिन्नता को समझने का कौशल, ठीक है। इसमें हम लोग सूक्ष्म शिक्षण, यहाँ आपको हम बता देना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये सारे जो सूक्ष्म शिक्षण कौशल है ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं चित्रण कौशल, उद्दीपन भिन्नता को समझने का कौशल, लेन देन संबंधी रणनीतियाँ। यही आपका जो सिलेबस था, ये आपका सिलेबस था। इससे संबंधित, इस सिलेबस से संबंधित हम आपको वीडियो उपलब्ध करा दे रहे हैं, मॉडल पेपर, हल प्रश्न सहित। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।